हेलो बच्चों। आज हम फेडरेशन लेसन 2 सिविक्स क्लास 10 पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि क्या जो होल्डिंग टुगेदर से फेडरेशंस बनती हैं उनके सभी यूनिट्स को इक्वल पावर दी जाती है। अगर हम इंडियन यूनियन की बात करें तो सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं मिलती। सम स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो बच्चों, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स दी गई हैं? ऐसी स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। इन स्टेट्स को आर्टिकल 371 के अंडर कुछ सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस के अंडर इनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो दूसरी स्टेट से डेवलपमेंट लेवल में पीछे हैं, इसीलिए उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 1969 में शामिल किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी स्पेशल स्टेट्स को लार्ज अमाउंट के रूप में हेल्प करती हैं। वहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं वो लैंड या हाउस को परचेज नहीं कर सकते। आर्टिकल 371 और 371 जे के अंडर ऐसी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं ताकि कल्चरल, हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। बच्चों, कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनको इंडियन यूनियन में बहुत लिटिल पावर मिला है। क्योंकि ये इतनी छोटी स्टेट्स हैं कि ना तो इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है और ना ही एग्जिस्टिंग स्टेट के अंडर इनको मर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्टेट्स हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो इन स्टेट्स को बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज। इनकी अपनी पावर्स नहीं होती, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से ही चलाया जाता है। किस तरह से सभी स्टेट्स में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स किया जाता है और इसमें जुडिशरी का क्या रोल रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करता है। ये आसान नहीं है कि पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को इजीली चेंज किया जा सके। पार्लियामेंट भी इसको अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी हासिल करनी पड़ती है और कम से कम हाफ स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा हैं, उनके द्वारा इनको पास करना जरूरी है। तो बच्चों, जुडिशरी का इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स के पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस लगाने का, टैक्सेस से जो इनकम आता है उससे वो अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं। चलो बच्चों, कुछ केसेस द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। पोखरण जो राजस्थान में है, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट को इंडिया ने कंडक्ट किया था। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूक्लियर पॉलिसी को राजस्थान ओपोज कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफेंस का सब्जेक्ट है, ये कंट्री की डिफेंस से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर अपने लॉज बनाने का पूरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पूरा जुरिस्डिक्शन दिया गया है कि वो डिफेंस के लिए कोई भी लॉ बना सकता है। एक सिक्किम स्टेट का केस देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जो है अपने स्कूल्स में नई टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। क्या उसको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी? नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री और फेडरल सिस्टम में स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन है, उनकी अपनी पावर्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट से नहीं लेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना ये बुक्स को लॉन्च कर सकती। बच्चों, मान लीजिए कि अगर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स ने डिफरेंट पॉलिसीज बना ली अपनी स्टेट पुलिस के लिए
नक्सलियों से लड़ने के लिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। उनके पास अपनी अथॉरिटी है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, पुलिस मैटर्स के लिए। ईस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि स्टेट पुलिस को कैसे रिएक्ट करना है। तो बच्चों, हमने देखा फेडरल कंट्री में स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के पास अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, वो अपने पावर्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।